एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए आज की आवाज की शुरुआत करते हैं। खबर बरेली से है, जहां पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। कार में सवार होकर ये गोली मारने वाले अपराधी आए थे। सुबह सुबह हत्या से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। मीरगंज थाना क्षेत्र के कुलचा खुर्द का ये मामला बताया जा रहा है। कुछ कार सवार आते हैं और पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मार करके फरार हो जाते हैं। बरेली से ये खबर है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है, हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनूप, क्या पता चल रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कुछ छानबीन आगे बढ़ी या फिर कुछ सुराग हाथ लगा? देखिए, इसमें आपको बता दूं, जैसे ये घटना हुई तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच गई। एसएसपी, एसपी ग्रामीण, सीओ और एसएचओ वहां पर पहुंच गए थे और पूरे इलाके की कॉम्बिंग की गई है। इलाके में घेरेबंदी की गई है और अभियान चलाया जा रहा है कि बदमाश कहीं भी हो तो उनको किसी भी तरीके से उनको भागने का मौका ना मिल सके। हालांकि बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार उनकी घेरेबंदी करने में लगी हुई है। सुबह सुबह तड़के ये हादसा हुआ है जब पेट्रोल पंप मैनेजर बैठा हुआ था पेट्रोल पंप पर। उस दौरान कुछ बदमाश आते हैं और बताते हैं वो पेट्रोल वहां पर तेल चोरी करने के इरादे से आए थे। इसी बात को लेकर नोकझोंक हुई उन लोगों की और उन लोगों ने उसको गोली मार दी और जिसके बाद वो सभी बदमाश कार से फरार हो गए हैं। तो पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। एसएसपी का कहना है कि टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्दी। अनूप, लेकिन ये पेट्रोल चोरी करने का मामला क्या है? क्या ऐसे वाकये हो चुके हैं बरेली में पहले भी? देखिए, पेट्रोल चोरी की वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस तरीके की वारदात हुई वहां पर क्योंकि मौके पे और भी कर्मचारी मौजूद थे, पेट्रोल पंप का जो मैनेजर है वो भी मौजूद था। सुबह तड़के का ये हादसा है। तो जब उन्होंने बदमाशों को देखा तो बदमाशों को वहां से हटने को कहा, तब जाकर ये पता चला कि ये बदमाश तेल चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। तो उसके बाद उन लोगों में कहा सुनी हुई और उन्होंने उसकी गोली मार दी। तो मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इलाके में तनाव जैसी स्थिति है, वहाँ पे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मौके पे भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो क्या कभी इस मामले को शिकायत के तौर पर दर्ज नहीं कराया गया? पेट्रोल चोरी के मामले में आखिर इतना मनोबल बढ़ा इन अपराधियों का कि आज गोली मार करके फरार भी हो जा रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र में जो वहां पर मौजूद थे कर्मचारी, जिन्होंने आंखों देखी ये सब कुछ देखा है, उनकी तरफ से कुछ बातें पता चल रही हैं। इन लोगों का कहना है कि पहली बार इन लोगों को यहाँ पर देखा गया था, इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। और यही वजह थी कि जब वो लोग काफी देर तक वहाँ पर खड़े रहे, इधर उधर टहलते रहे और तब इन लोगों को संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथों में हथियार भी से बताया जाता है। तो जब उन लोगों को देखा गया, उनसे फिर उन लोगों को वहाँ से हटने को कहा गया, तब उन लोगों ने उसकी गोली मार दी। और जानकारी के मुताबिक जो स्थानीय लोग, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के लोग, उनका कहना है कि ये जो गैंग है ये तेल चोरी करता है पेट्रोल पंपों से। तो फिलहाल पुलिस इस तरीके का, क्योंकि ये गोली मारने का पहला मामला है, पहले तेल चोरी हुई होगी तो छोटी मोटी वारदातें हुई होंगी, उसमें छोटी मोटी एफआईआर हुई होगी, लेकिन इस तरीके से हत्या कर देना ये बड़ा मामला हो जाता है। और ऐसे मामले में एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और सभी। बिल्कुल अनूप, और यही उदाहरण है कि मामले को छोटा समझ के जब सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और अब नौबत ऐसी आई, एक शख्स की जिंदगी छिन गई है। देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन हथियारों तक पहुंचती है, इस गैंग तक पहुंचती है। शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां जेल के जेलर, डिप्टी जेलर सहित 4 लोगों के निलंबित होने की खबर है। छापेमारी में मोबाइल, नशे का सामान मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार को डीएम और एसपी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में जेल से 12 मोबाइल और गांजा बरामद हुआ था। और ये कैसे पहुंचा, इसी पूरे घटनाक्रम को देखते हुए निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। आपको बताएं, आजमगढ़ जेल के जेलर, डिप्टी जेलर सहित 4 लोगों के निलंबित, 4 कर्मचारियों के निलंबित होने की खबर मिल रही है, क्योंकि डीएम और एसपी ने छापेमारी की। जेल के भीतर मोबाइल मिला, गांजा मिला और इसे देखने के बाद जितने भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर गाजगिरी है, कार्रवाई की गई है। निलंबित किया गया है जेलर, डिप्टी जेलर सहित 4 कर्मचारियों को। तो डीएम और एसपी ने जब छापा मारा आजमगढ़ जेल में, तो जेल के भीतर गांजा और मोबाइल फोन मिला है। ऐसे में एक्शन लिया गया है। जेलर और डिप्टी जेलर सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। 12 मोबाइल बरामद हुआ है जेल से। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी खुर्रम नुमानी का। खुर्रम, ये बताइए, 1-2 नहीं, पूरे 12 मोबाइल बरामद होते हैं, गांजा बरामद होता है। डीएम एसपी के पास इनपुट पहुंचा होगा जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की है। जी स्नेहलता, बिल्कुल आपने सही कहा कि आजमगढ़ जेल मोबाइलों के लिए पहले से भी बदनाम रहा है। मैं बता दूं कि
3 साल पहले छापेमारी में 36 मोबाइल बरामद हुए थे और उसके बाद इस तरीके की बार बार सूचनाएं आ रही थी डीएम और एसपी के पास। इसको लेकर के मंगलवार को डीएम और एसपी ने एक संयुक्त टीम बनाई जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी थे और इतना गोपनीय रखा गया कि पुलिसकर्मियों को कहां जाना है, किस मूवमेंट पर, इसकी भी जानकारी पुलिसकर्मियों को नहीं थी। डीएम एसपी पूरी टीम को लेकर के जेल पहुंचते हैं और वहां छापेमारी की जाती है। छापेमारी लगभग 4 घंटे तक चलती है। 4 घंटे की छापेमारी में जेल के अंदर से 12 मोबाइल, चार्जर और 96 पुड़िया गांजा बरामद किया गया। इसको बहुत ही गंभीरता से प्रशासन ने लिया कि मोबाइल और जिस तरह से गांजा स्मैक की धड़ल्ले से जेल में आपूर्ति हो रही थी, इसको लेकर के बहुत ही गंभीरता से प्रशासन ने लिया और इसकी एक रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेलर रविंदर सरोज, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव के साथ 2 अजय वर्मा और आशुतोष सिंह को निलंबित कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। अब जो भी लोग मुलाकात करने जाते हैं या जो भी बंदी पेशी पर आते हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई। इस बाबत में मेरी जब अनुराग आर्या से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम और भी सघनता से अब चेकिंग करेंगे, किसी भी तरीके की कोई भी अवांछनीय चीजें जेल के। लेकिन खुर्रम, बड़ा सवाल ये है कि आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति होती है। एक बार जब छापेमारी होगी सभी मोबाइल बरामद हो गए, लेकिन धीरे धीरे करके फिर से वही बात हो जाती है। एक साथ तो 12 मोबाइल मिले नहीं होंगे। नहीं, ये तो बात तो सही आपकी है कि 12 मोबाइल एक साथ नहीं गए होंगे, लेकिन बारी बारी जाते हैं और वो ये बिल्कुल सही है कि जेल के अंदर से मोबाइल का ऑपरेशन होता है। बिल्कुल खुर्रम, आप नजर बना के रखिएगा, क्या सख्त कदम उठाया जाएगा ताकि ऐसे घटनाएं दोबारा ना देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत की। अखिलेश यादव आज वाराणसी, जौनपुर के दौरे पर जाएंगे। वाराणसी और जौनपुर में अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए फीडबैक लेंगे और पिछले 3 दिन से अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। 2 दिन अखिलेश कन्नौज दौरे पर थे, फिर लखनऊ पार्टी दफ्तर पे अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों के साथ बैठक की, चर्चा की और आज वो पूर्वांचल के दौरे पर निकल रहे हैं। तो खबर ये है कि मरियाहू क्षेत्र के कुआवा में वो पहले पहुंचेंगे। किस तरीके से उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है ये हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त के साथ जो कार्यक्रम है वो दोनों चीजें आप सामने हैं। जहां 2 बजे की बात करें तो वाराणसी एयरपोर्ट के लिए वो निकलेंगे बाय रोड और वहां से लखनऊ की रवानगी। तो आइए समझते हैं कि अखिलेश का मिशन पूर्वांचल है क्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ये पूर्वांचल का पहला दौरा है, जहां आजमगढ़ उपचुनाव में भी वो प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरे थे। आज अगर देखा जाए तो वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात उनकी होनी है। क्यों होनी है? लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे, उनके क्षेत्र की जानकारी लेंगे। वक्त की भी बात कर लेते हैं आइए, जहां 11:45 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे जौनपुर के मरियाहू जाएंगे बाय रोड और करीब 1 बजे मरियाहू इलाके में जो कार्यक्रम है इसमें वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, ये है रूपरेखा पूर्वांचल को साधने की, किस तरीके से वहां पर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हलचल तेज है पूर्वांचल में। जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से कि किस तरीके से किस किस को उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के तहत लूप में लिया है, क्या है मिशन और विजन। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है? पूर्वांचल देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है। ओम प्रकाश राजभर से अलग होने के बाद, आजमगढ़ चुनाव उपचुनाव हारने के बाद क्या कुछ लेकर के चल रहा है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी में जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, इसी जुलाई महीने में शुरू हुई और खुद अखिलेश यादव ने कहा कि अब सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाएगा, पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सदस्यता 5 साल के लिए होती है। 17 में हुई थी, फिर 22 में खत्म हो गई। लेकिन आप ये देखिए, अभी आज जो जा रहे हैं जौनपुर जा रहे हैं, वहाँ हंसराज टंडन जो है उनको पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, या हम कहें जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, ऐसे लोगों का पुण्यतिथि कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब अखिलेश यादव निकल चुके हैं। अब लखनऊ में नहीं रहते, पार्टी कार्यालय में ही नहीं मिलते लोगों से, बल्कि अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और दूसरा, जो पार्टी का सदस्यता अभियान है, कौन उसमें कितना सक्रिय है, कितनी सक्रियता के साथ ये काम हो रहा है, इस पर भी खुद वॉच रख रहे हैं, खुद नज़र अखिलेश यादव रख रहे हैं।
अभी आप देखिए कन्नौज गए, 2 दिन वहाँ कन्नौज में रहे, यानी एक दिन का कार्यक्रम था, जाना था वहाँ पर, चूंकि पार्टी के नेता थे, उनके यहाँ निधन हुआ था तो वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने जाना था। लखनऊ से कन्नौज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत वक्त लगता हो जाने में और आने में, पर अखिलेश यादव गए, वहाँ रुके, पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी भी समीक्षा की, कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात की, और तमाम सारे ऐसे लोग जो लंबे समय से कह रहे थे कि अखिलेश यादव आए मुलाकात हो, उन सबसे मुलाकात की। दूसरा, जिस तरीके से सहयोगी, खासतौर से अगर आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए या फिर अन्य लोगों की बात कर लीजिए, जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो एसी से निकलते ही नहीं है, अब वो कहाँ जा रहे हैं, वो फील्ड में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, पार्टी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कल ही आप देखिए किस तरीके से 72 जिलों के लिए तकरीबन 80 जो प्रभारी हैं, यानी कहीं पर 2 हैं बड़े जैसे लखनऊ है या वाराणसी महानगर है, तो यहाँ 2-2, 3-3 प्रभारी बना दिए। उससे पहले 18 प्रभारी मंडलों के बनाए, वो भी सदस्यता का ही काम देखेंगे। अखिलेश यादव 2024 की तैयारियों में खुद जुट गए हैं और उनको ये पता है कि भाई वहाँ समाजवादी पार्टी में सब कुछ उन्हें ही करना है, यानी 1 मैन शो है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए 80 लोकसभा सीटें, हर जगह जाना है, समय कम है, इसलिए उन्होंने ये शुरुआत कर दी है। सदस्यता अभियान के बहाने ही सही, लेकिन वो जा रहे हैं अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। शुरुआत तो उस दिन से ही मानी जा रही थी जब उन्होंने पहला कदम उठाया कि जितने लोगों को चिट्ठी लिख करके अलग करना चाहते थे उन्हें अलग किया, डिटॉक्स कर लिया, जिसे वो मान करके चल रहे थे कि बहुत दिनों से वो करना चाहते थे। और उसके बाद वो जमीन पर उतर करके कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खोए हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल जुटाएं और फिर से जुट जाएं 2024 के लिए। देखते हैं इसका असर कितना होगा, आप नजर बना करके रखिएगा अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, वहीं समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान का जिक्र अनुभव कर रहे थे, इसी को गति देने के लिए जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। 72 जिलों में करीब 80 बड़े नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने खुद कानपुर देहात का जिम्मा लिया है। वो अब्दुल्ला आजम को अगर देखें तो रामपुर की सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाते दिखाई दिए हैं और हर एक कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है जिनकी जवाबदेही तय होगी। सीधे वो रिपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव को, उनसे पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में कितने सदस्य बने, क्या कुछ हुआ, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता था कि 1 मैन शो, सिर्फ अखिलेश यादव ही जिम्मेदारी लेते हैं और वही हैं जो सर्वे सर्वा की तरह देखे जाते हैं, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन अभी 72 जिलों में 80 बड़े नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है। सदस्यता अभियान के जरिए जमीन को मजबूत करने के लिए उनको जवाबदेही उनकी तय की गई है और ऐसे ही लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है। ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर उन्हें क्षेत्रवार, जिलेवार जिम्मेदार बनाया गया है कि सदस्यता अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी उस जिले के लिहाज से भी तय की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को वो मजबूत बनाए। तो आइए, अखिलेश यादव ने किसे क्या जिम्मेदारी है और इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक से। सदस्यता अभियान को रफ्तार देने की तैयारी है, ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कैसे? जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी की गई, यानी ये ऑफिशियल है, उनके नाम सामने आए हैं, जिसमें देखिए आप 72 जिलों में करीब 80 बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके कंधों पर उनका नाम लेकर सीधा सीधा जिलेवार तरीके से रखा गया है। एक सूची निकाली गई है जिसमें कौन कौन होगा ये भी आपको बताएं। कई सांसदों और विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उनके जिले की जिम्मेदारी, जिले के आगे उनका नाम लिखा हुआ है। अब नरेश उत्तम पटेल को कानपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई है और कुछ बड़े नाम है वो भी हम आपको बताते चले। जहां नरेश उत्तम पटेल के बारे में आपको बता दिया, राम गोविंद चौधरी को सुल्तानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो और नाम है वो भी आपको बताते चले। माता प्रसाद पांडे की अगर आप बात करते हैं तो उन्हें सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई है। और भी बड़े नाम, यानी रामपुर की जिम्मेदारी अब्दुल्ला आजम संभालेंगे और लखनऊ की जिम्मेदारी अरविंद सिंह गोप संभालेंगे और राजा रामपाल को दिया गया है कानपुर का जिम्मा, उनका नाम भी सामने आया है। अक्षय यादव को फिरोजाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। चित्रकूट की जिम्मेदारी दी गई है उदयवीर सिंह को और राजीव राय की अगर आप बात करें तो उन्हें बलिया का इंचार्ज बनाया गया है, बलिया की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र यादव को प्रयागराज गंगा पार की जिम्मेदारी दी गई है और फतेहपुर की जिम्मेदारी राजपाल कश्यप को दी गई है। इंद्रजीत सरोज को मिली है प्रतापगढ़ और कौशांबी की कमान। एक साथ देखेंगे, अनु टंडन उन्नाव में सदस्यता अभियान चलाएंगे। बिजनौर की जिम्मेदारी
जावेद अली खान को दी गई है। लालजी वर्मा को बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। रायबरेली की जिम्मेदारी किरण में नंदा संभालेंगे। यानी बड़े नामों के कंधों पर जिम्मेदारी जिलेवार क्षेत्रवार तरीके से दे दी गई है। यहां पर समाजवादी पार्टी की जड़ों को मजबूत करना ये उनका काम होगा। वक्त वक्त पर उनकी जवाबदेही सामने आती रहेगी। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक हिंदू नाम रख करके सिख महिला के साथ 8 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान महिला को एक बच्चा भी हुआ। महिला ने जब शादी करने की जिद की तो असलियत का पता लगा। महिला ने आरोपी के बिहार स्थित गांव पहुंचकर जाकर देखा तो उसकी पोल खुली। पता चला वो मुस्लिम है, असली नाम शहनवाज है। महिला का कहना है कि हकीकत का पता चलने के बाद शहनवाज उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा, अत्याचार करने लगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शहनवाज ने उसे जिस्म फरोशी के लिए भी दबाव उस पर बनाया था। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, गाजियाबाद से यह मामला सामने आता है। एक शख्स नाम बदल करके एक महिला के साथ 8 साल तक लिव इन में रहता है। इनका एक बच्चा भी है। लेकिन महिला ने जब शादी की बात की और जब बिहार इसके पैतृक गांव जाकर के देखा तब सच्चाई का पता चला, धर्म का पता चला। ऐसे में महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के सामने इस पूरे मामले को रखा है और पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है, जहां एक शख्स 8 साल तक अपने धर्म को छुपा करके एक महिला के साथ रहता है लिव इन में। एक बच्चा भी है इनका और अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। मेरे साथ एक सुमित यादव करके नाम था उसका बंदे का, जो हिंदू बनकर मुझे गुमराह कर रहा था। पर वो गुमराह कर रहा था, ये 8 साल पहले पुरानी बातें हैं, जिसमें हमारे रिलेशन भी बन गए थे, हम अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ हो गया, जिसमें हमारा एक बच्चा भी हो गया। उसने फिर अब 8 साल बाद ये पता चला मुझे, जब मैंने शादी की बात करी कि मुझे शादी करनी है, तो वो मुझे अपने बिहार गांव लेकर गया। बिहार गई मैं वहाँ शादी करने के लिए, तो पता चला ये तो मुसलमान है, जिसका नाम असलियत आज ये है शहनवाज आलम। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा अभी तहरीर दी गई है कि उनके साथ कोई व्यक्ति 8 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहा था, जिससे उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था। अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति उनके साथ रह रहा था वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। उसके आधार पे इनके द्वारा तहरीर दी गई, FIR पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ज्यादा डिटेल्स हमारे सहयोगी शक्ति के पास है, उन्हीं का रुख करते हैं। शक्ति, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। सुमित यादव, इस जो युवक है शहनवाज, इसने अपना नाम सुमित यादव बताया और जो ये युवती है इसे अपने प्यार के झांसे में लिया और इसके साथ काफी लंबे समय तक लिविंग में रहा और जिसके बाद एक बच्चा भी था, लेकिन शादी नहीं हुई। उसके बाद जब युवती ने शादी का वो बनाया, दबाव बनाया, तो ये अपने गांव लेकर जाता है बिहार और वहां से पता चलता है कि शहनवाज इसका नाम है। जिसके बाद युवती वापस आती है और आने के बाद इंदिरापुरम थाने में इसमें एक तहरीर देकर FIR के लिए FIR दर्ज कराती है। तो जिसके बाद पुलिस हालांकि अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि 8 साल तक ये लिविंग में रहे हैं, तो आखिर कैसे नहीं पता चला, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में कार्रवाई जरूर होगी। और क्योंकि काफी लंबे समय तक गुमराह किया, लव जिहाद पर कानून भी बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो मामले हैं वो निकल कर आ रहे हैं। किस तरह से कोई अपने धर्म के बारे में छुपा कर और फिर अपना नाम बदल कर। ये महिला क्या चाहती है, इसने क्या बताया है? देखिए, महिला साफ इसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है और इससे जेल भिजवाना चाहती है। उसका साफ तौर पे कह रहा है कि इसने मेरा काफी लंबे समय तक उत्पीड़न किया है और उत्पीड़न के बाद अब ये चाहता है कि मैं मुस्लिम बन जाऊं, मतलब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से ये खबर थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर का मामला है, जहां कुछ ही घंटों की बारिश के बाद थाना जलमग्न हो गया। थाने में पानी ही पानी, हवालात और माल खाने तक पानी पहुंच गया और पानी भरने से पुलिसकर्मियों की परेशानी बढ़ चुकी है। ये देखिए,
कानपुर आउटर के नरवल थाने की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये देखिए बोर्ड और थाने के भीतर पानी ही पानी, माल खाने तक पानी पहुंच चुका है। ज्यादा लगातार मूसलाधार बारिश की भी स्थिति नहीं है। जरा सी बारिश के बाद थाने को आप लबालब तालाब से आप बदला हुआ देख सकते हैं, लेकिन नरवल थाना है ये कानपुर आउटर का। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, क्या है ये लगातार बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि पूरा थाना तालाब जैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार बारिश नहीं, कुछ ही देर की बारिश में थाना लबालब पानी से भरा हुआ है और कानपुर आउटर का ये नरवल थाना है। हर साल इसी तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनती हैं, लेकिन दावे किए जाते हैं कि पानी नहीं भरेगा, उसकी निकासी के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन दर्शकों को तस्वीरों में दिखा रहे हैं साफ तौर पर माल खाने में भी पानी भर गया है। जहाँ पर सुरक्षित एविडेंस रखे जाते हैं वहाँ भी पानी भरा हुआ है और जो थाने में पुलिसकर्मी है वो भी पानी भर जाने से काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कौन जिम्मेदार लोग हैं, किन किन के कंधों पर ये जिम्मेदारी है और ये जो दावे किए जाते हैं? देखिए, एसपी आउटर के पास ये जिम्मेदारी आती है। कानपुर कमिश्नरेट बनने के बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों के थाने हैं जहाँ पर एसपी आउटर की जिम्मेदारी होती है और एसपी आउटर समेत तमाम अधिकारी इस तरीके के दावे करते हैं कि पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ पुलिस को जो कंफर्ट है उस तरीके से एक पोजीशन में लाकर काम कराया जाएगा। लेकिन इस तरह की चीजें अगर होंगी तो किस तरह से काम होगा? वाकई रतीश, ये निराश करने वाली तस्वीरें हैं। जेल तो है लेकिन अपने पुलिसकर्मी हैं, अपने लोग हैं, और किस तरीके से ऐसी तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं ये दर्शक बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया रतीश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।